आइए आज न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेज एच के जोशी, जो है सीएमडी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई की, और ये है वो बेहतरीन कंपनी जो न सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है बल्कि एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी है। और उसके ऊपर जो नतीजे इस तिमाही के आए हैं, बेहद दमदार, बेहद गजब नतीजे आते दिखे। और मिसेज जोशी का मैं आपको परिचय दूं, वैसे तो सीएमडी है ही वो शिपिंग कॉर्पोरेशन की, लेकिन वो 1984 से लगातार अलग अलग प्रोफेशंस में रहने के बाद काफी साल वो ओएनजीसी विदेश में बिताकर पिछले 5 सालों से शिपिंग कॉर्पोरेशन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेतृत्व कर रही है, जिसका एक एग्जाम्पल आप इन नतीजों में देख सकते हैं जो इस तिमाही में आए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और नतीजों पर हमसे बात करने के लिए। नतीजे देखकर एकदम जो शिपिंग कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स हैं वो एकदम खुश हो गए कि इतने तगड़े, इतने दमदार नतीजे इस वक्त पर जब कोरोना की वजह से बाकी सारी कंपनियों की परफॉर्मेंस बड़ी खराब दिख रही है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ने इतने अच्छे नतीजे कैसे दिए, क्या बड़ी वजह रही है इन दमदार नतीजों के पीछे, पहले ये बताएं। नमस्कार, जी बिजनेस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत अच्छे शब्दों से हमारी ये परिचय दिया है। इस क्वार्टर में आपने देखा है कि एससीआई की परफॉर्मेंस बहुत दमदार रही है, जबकि आप अगर टॉप लाइन देखेंगे तो टॉप लाइन में रेवेन्यू में गिरावट आने के बावजूद हमारे जो पैट के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। इस क्वार्टर में 317 करोड़ का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया है, जो कि 54 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है कंपनी का। जबकि कंपनी का रेवेन्यू 1314 करोड़ से घट करके 1143 करोड़ पे आ गया था इस क्वार्टर में। उसके बावजूद प्रॉफिट 114 करोड़ से बढ़ करके 317 करोड़ पे है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर आप इस परफॉर्मेंस को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल जून 2019 में कंपनी ने घाटा किया था कुछ 40 अप्रोक्सीमेटली 39 करोड़ का। तो उस रिजल्ट्स के सामने बहुत दमदार परफॉर्मेंस, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसका मेन कारण, जैसे कि मैंने पिछली इंटरव्यू में भी आपको बताया था, जब मैं मई के रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स लेकर के आई थी, तब मैंने आपको बताया था कि टैंकर जो कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है, हमारे कुछ 54% जहाज जो हैं बाय वे ऑफ नंबर टैंकर्स हैं। और अगर आप डेड वेट के हिसाब से देखेंगे तो कुछ 80% कंपनी का जो डेड वेट है वो टैंकर सेगमेंट में है। इसी के लिए टैंकर सेगमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी के लिए हमेशा बहुत बेहतरीन रहती है। इस क्वार्टर में भी टैंकर सेगमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। टैंकर सेगमेंट का रेवेन्यू जब 862 करोड़ गिर गया पे था इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर 954 करोड़ से घट गया था, उसके बावजूद जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है वो 406 करोड़ पे है फॉर द टैंकर सेगमेंट, जो कि 10 क्वार्टर में से सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है टैंकर सेगमेंट का। तो इस क्वार्टर के जो ये दमदार रिजल्ट्स हैं वो फिर से दोबारा पिछले क्वार्टर की तरह ही टैंकर की परफॉर्मेंस के कारण है। और टैंकर, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रूड की प्राइसेस गिरने के कारण फ्लोटिंग स्टोरेज की जो डिमांड थी उसके बढ़ने के कारण, बहुत सारी डिमांड एकदम से आने के कारण टैंकर सेगमेंट में एक हम लोग ने फ्रेट्स में एक बहुत वोलेटिलिटी और बहुत अपसर्ज देखा। कंपनी ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए स्पॉट मार्केट में बहुत ट्रेड किया और मार्केट का पूरा फायदा आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में देख रहे हैं। ओके, मैम एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर ये लोग मानते हैं कि भाई जिस तरह की शिपिंग एक्टिविटी है दुनिया भर में, उससे अंदाजा लग जाता है कि दुनिया भर की इकोनॉमी का हाल क्या है। तो ये बताएं कि जो कोविड के पहले की जो एक्टिविटी थी उनके मुकाबले में अभी किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, और शिपिंग एक्टिविटी वापस पूरी तरह से ट्रैक पर आ जाए, पहले वाले लेवल्स पे आ जाए, उसमें कितना समय लगेगा, उसका एक जायजा दें जरा आप। मैं आपको शिपिंग के तमाम सेगमेंट्स का एक थोड़ा सा अंदाजा देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको टैंकर के बारे में बताया था, पहले हम टैंकर की ही बात करते हैं। टैंकर में हमने ऑलरेडी गिरावट देखनी शुरू कर दी है।
जो बढ़ोतरी टैंकर सेगमेंट में हम लोगों ने अप्रैल और मई के महीने में देखी थी, जून से उसमें गिरावट आनी चालू हो गई है और इस समय टैंकर के फ्रेट रेट्स ऑलमोस्ट स्टेबलाइज कर चुके हैं, फ्लैटन आउट हो चुके हैं। और वो इसका मेन कारण यही है कि जो फ्लोटिंग स्टोरेज खूब सारी इकट्ठी हो रखी थी, अब जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये फ्लोटिंग स्टोरेज की जो इन्वेंट्री है उसको इस्तेमाल कर रही हैं और उसको इस्तेमाल करने से जो जहाज फ्री होंगे वो मार्केट में आएंगे और फिर बाकायदा सप्लाई बढ़ने के कारण भी फ्रेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टैंकर सेगमेंट इस क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में, जो कि मतलब जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है, उसमें हम देख रहे हैं कि टैंकर की परफॉर्मेंस उतनी उम्दा नहीं रहेगी जितनी कि पिछले 2 क्वार्टर में देखी गई है। बल्क में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। बल्क में बढ़ोतरी इसी के कारण है क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अब वापस से शुरू हो गई है। अप्रैल में 1 अप्रैल को कुछ 624 पे बीडीआई चालू हुआ था और 30 जून को जो बीडीआई के नंबर है वो कुछ 1800 के करीब थे। तो इससे आपको दिखाई देता है कि बीडीआई में कितनी बढ़ोतरी आई है 3 महीने के अंदर। अप्रैल और मई के महीने में, मई में तो बिल्कुल ही गिर गया था, मिड जून से बीडीआई ने फिर से पिकअप करना शुरू किया है। पर आप अगर बल्क को देखें, जो मैं बीडीआई की बात कर रही हूँ और मैन्युफैक्चरिंग चाइना की बात कर रही हूँ, तो बीडीआई के जो नंबर 2018 में थे, अभी तक हम उन नंबरों से तो बहुत दूर है। तो जब तक की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यूरोपियन यूनियन में और चाइना में उसी स्तर पे नहीं पहुंच जाएगी जिस स्तर पे वो 2018 में थी, तो तब तक हम वो बढ़ोतरी फ्रेट में नहीं देखेंगे क्योंकि शिपिंग इज अ डिराइव्ड बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, आयरन ओर और कोल की डिमांड बढ़ेगी तो बल्क में बढ़ोतरी अपने आप आएगी। आनी शुरू हुई है पर उतनी उम्दा नहीं है जितनी 2018 के हमको नंबर दिखाई पड़ते हैं। आपने हमसे पूछा है कि ये कब तक इम्प्रूव होगा, तो बहुत कुछ पेंडेमिक पे डिपेंड करता है और बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। तो पिकअप तो करेगा क्योंकि सब अपनी इकोनॉमीज को खोलना चालू कर दिया है और सब चाह रहे हैं कि इकोनॉमीज ग्रो करें। इकोनॉमीज को ग्रो करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग चालू करनी ही पड़ेगी। इंडिया की बात करते हुए बल्क के ऊपर हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी कोल का काफी ज्यादा स्टैग्नेशन कोस्टल पोर्ट्स पे ऑलरेडी है। इसके कारण इंडिया के कोस्टल बल्क में अभी कोई ज्यादा बढ़ोतरी आने की हमको संभावना दिख नहीं रही है जब तक कि पुरानी इन्वेंट्रीज क्लियर नहीं होती। और आप ये भी जानते हैं कि पैंडेमिक के कारण इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन कम हो गया है, उसके तहत कोल की भी डिमांड कम हो गई है। तो बल्क में भी इस समय बढ़ोतरी आ रही है पर नॉट सो गुड। और जो ऑफशोर सेगमेंट है, एससीआई, जैसे कि आपने बताया, हम लोग ऑफशोर सेगमेंट में भी मौजूद है, पर क्रूड की प्राइसेस कम होने के कारण ऑफशोर की वायबिलिटी इस टाइम पे बहुत उसके ऊपर काफी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इसके कारण ऑफशोर का सेगमेंट भी थोड़ा सा उसका आउटलुक आगे चलते हुए नेगेटिव ही है जब तक कि क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगी नहीं। चौथा सेगमेंट जो रह गया, कंटेनर का सेगमेंट, ये मैं समझती हूँ पैंडेमिक से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट